बच्चों नमस्कार। हमने कल अवसर लागत पार्ट 1 जो मैं पढ़ा रहा था तो उसमें केवल परिभाषा देखी थी और मौखिक उदाहरण देखे थे। जो थ्योरेटिकल उदाहरण थे, जैसे हमने जो है टी शर्ट और मूवी का उदाहरण लिया, हमने खेत का उदाहरण लिया। आज हम अवसर लागत की अवधारणा को उत्पादन संभावना वक्र की सहायता से समझेंगे। बच्चों, इससे पहले मैं बता दूं कि हमारा ये जो अवसर लागत वक्र है, ये जो मैंने वक्र बनाया है, ये अवसर लागत वक्र है। इसमें इसको बनाने का कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे यहाँ पे हमने क्या लिया है, हमने रिसोर्सेस क्या लिए। मैंने यहाँ पे समय को रिसोर्स माना है। समय हमारे पास 10 घंटे है, ठीक है। उसमें हम दो चीजें बना सकते हैं, एक तो टेबल और एक चेयर। अच्छा, एक टेबल को बनाने की लागत है 2 घंटे और चेयर को बनाने की लागत है एक चेयर को बनाने की लागत है 1 घंटे, ठीक है। अब यदि हम अपने सारे रिसोर्सेस, अच्छा, ये जो उत्पाद हमने विभिन्न संयोगों को दिखाया है, आप इसे ध्यान से देखें। इस अक्ष पे टेबल को रखा है, इस अक्ष पे चेयर को रखा है। यदि हम अपने सारे रिसोर्स यानी 10 के 10 घंटे टेबल पर लगा दें तो कितनी टेबलें बनेंगी 10 घंटे में? 2 घंटे में एक टेबल बनती है, तो 10 घंटे में कितनी टेबल बनेंगी? 5। देखिए, हमने यहाँ पे 5। इस समय जब हम सारे रिसोर्सेज अपने टेबल के उत्पादन में लगा देंगे तो चेयरों का उत्पादन क्या होगा? 0, क्योंकि हम सारे रिसोर्सेज जो है अपने टेबल के उत्पादन में लगा चुके हैं, ठीक है। अगर हम सारे रिसोर्सेज यानी अपना सारा 10 घंटे जो है चेयरों के उत्पादन में लगा दें तो कितनी चेयर उत्पादित होगी? 1 घंटे में 1 चेयर, तो 10 घंटे में 10 चेयर है, ठीक है। तो ये मानकर हमने, अब देखिए, यदि हम एक टेबल बनाते हैं तो यानी 2 घंटे हमारे खर्च, अभी 8 घंटे बचे हैं, तो 8 घंटे हम चेयर पे देंगे तो कितनी चेयरें बनेंगी? 8 चेयरें और 1 टेबल, ठीक है। तो ये बिंदु हमारा आ जाएगा। इसमें जो एक्स अक्ष वाली वस्तु है उसमें 1 टेबल और 8 चेयर का संयोग है ये पॉइंट। उसके बाद अगर हम 2 टेबल बनाते हैं, 2 टेबल बनाने के लिए अब हमारे 4 घंटे, 2 टेबल यानी 4 घंटे तो टेबल में चले गए और बचे 6 घंटे, तो कितनी चेयरें बनेंगी? 6 चेयरें। तो 2 और 6 का कॉम्बिनेशन ये है। इसी तरह जब हम 3 टेबलें बनाते तो 6 घंटे तो टेबल बनाने में चले गए, बचे 4 घंटे, तो 3 और 4 का कॉम्बिनेशन ये बिंदु है, ठीक है। और जब हम 4 टेबलें बनाते हैं तो चेयर कितनी बनाएंगे? 2। 4 दूनी 8 घंटे यहाँ चले गए और 2 घंटे 2 चेयर यहाँ। तो ये संयोग जो है 4 और 2 का है। और इसी तरह जब हम सारा का सारा अपना संसाधन यानी रिसोर्स 10 घंटे टेबल के उत्पादन में लगा देंगे तो चेयरें कितनी बनेंगी? 0। तो ये जो बिंदु रेखी पथ है, ये पथ है, बिंदु रेखी पथ जो है, ये हमारा उत्पादन संभावना वक्र है जो लिमिटेड रिसोर्सेस से 2 वस्तुओं के विभिन्न संभावनाओं को दर्शाता है, ठीक है। हालांकि उत्पादन संभावना वक्र का हम वर्णन बाद में करेंगे। हमारा यहाँ मेन पर्पस है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को डिस्क्राइब करना। तो बच्चों, क्या दूसरे सर्वश्रेष्ठ विकल्प को त्यागने की लागत अवसर लागत है। तो बच्चों, यदि हम सारा का सारा अपना रिसोर्स इन 5 टेबलों के बनाने में लगा दें, यानी अपने 10 घंटे 5 टेबलों को बनाने में लगा दें, तो हमारी जो है अवसर, इन 5 टेबल की अवसर लागत क्या होगी? ये 10 चेयरें, जिसका हमने त्याग किया है इस टेबल को बनाने में, ठीक है। अच्छा, अगर हम अपना सारा का सारा रिसोर्स जो है, सारा का सारा संसाधन चेयरों के उत्पादन में लगा दे तो टेबल का उत्पादन कितना हो जाएगा? 0। यानी इन 5 टेबलों का त्याग करेंगे इन 10 चेयरों के उत्पादन के लिए, ठीक है। तो इन 10 चेयरों की अवसर लागत ये 5 टेबल हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। अब आते हैं, अब यहां से देखते हैं। अब यहां पे क्या है? इस बिंदु पर 0 टेबल है और 10 चेयरें। अगर हम 1 टेबल बढ़ाते हैं, अगर हम इस 1 टेबल की अवसर लागत पूछे तो इसके लिए हमने कितनी कुर्सी का त्याग किया है? 2 कुर्सी का
त्याग किया है। ये जो 2 कुर्सी हैं, अब यहाँ पे हमारा संयोग है 1 और 8 का, इसके लिए हमने 2 कुर्सियों का त्याग किया। तो इस एक टेबल की अवसर लागत ये 2 कुर्सियां हैं जिसका हमने त्याग किया है। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं एक और अवधारणा पे, यहां समझना आपको जरूरी है, वो है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सीमांत अवसर लागत। सीमांत अवसर लागत, ठीक है, सीमांत अवसर लागत का कॉन्सेप्ट है। इसमें ये सीमांत अवसर लागत का कॉन्सेप्ट ये है, इसको मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं, MOC, ठीक है। और इसको दूसरे, जब हम उत्पादन संभावना वक्र पढ़ रहे होंगे तब इसी को कहा जाएगा रूपांतरण की सीमांत दर। रूपांतरण की सीमांत दर, सीमांत दर। ये बच्चों क्या कॉन्सेप्ट है? कॉन्सेप्ट ये है कि एक वस्तु x की बढ़ाने पर डेल्टा x, हम एक वस्तु x की बढ़ाने पर y वस्तु में जो कमी की जाती है, x की 1 इकाई बढ़ाने पर y वस्तु की जितनी मात्रा का त्याग किया जाता है उसे सीमांत अवसर लागत कहते हैं। x की 1 इकाई बढ़ाने पर y वस्तु की त्यागी गई मात्रा सीमांत अवसर लागत कहलाती है। ठीक है, तो सीमांत अवसर लागत की परिभाषा क्या हुई? x वस्तु की 1 इकाई की वृद्धि करने पर y वस्तु की जितनी मात्रा का त्याग किया जाता है उसे सीमांत अवसर लागत कहते हैं। आपको फॉर्मूला ऊपर लिखा बताया जा चुका है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। इसे जो ये उत्पादन संभावना वक्र है इसका ढाल भी कहा जाता है। तो ये क्या है? ये एक्स वस्तु की मात्रा बढ़ाने पे क्या होगा? हमें गेन प्राप्त होगा। क्या होगा? गेन होगा, बेनिफिट, लाभ। और ये क्या है? ऊपर हमने वाई वस्तु का क्या किया है? त्याग किया है, तो ये लॉस होगा। ठीक है, तो एक्स वस्तु की 1 इकाई में वृद्धि करने पर वाई वस्तु की जितनी मात्रा का त्याग किया जाता है उसे सीमांत अवसर लागत कहते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में जो ये परिप्रेक्ष्य है, इसमें हर एक बिंदु पर सीमांत जो अवसर लागत है स्थिर है, क्योंकि यहां 1 इकाई बढ़ाई हमने, 2 वस्तुओं का त्याग किया, फिर जब हमने टेबल 1 से बढ़ा के 2 बनाई, फिर हमने 2 चेयरों का त्याग किया, यानी यहां पे डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स क्या निकला? 2/1। इस बिंदु पर सीमांत अवसर लागत क्या निकली? डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, यहां पे भी 2/1। यानी सब बिंदुओं पर, इस बिंदु पे क्या निकली? जब हम 4 से घट के कितनी टेबल बढ़ाए? 1 बढ़ाई, तो इस बिंदु पर सीमांत अवसर लागत क्या है? डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स क्या है? 2/1, यानी हर बिंदु पर स्थिर है। तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि ये हर बिंदु पर सीमांत अवसर लागत स्थिर तब होगी जब हम x की बढ़ती हुई मात्रा के साथ y की समान मात्रा का त्याग करें। हर बिंदु पर देखिए, हर एक बिंदु पर हम x की जो टेबल की जो मात्रा बढ़ा रहे हैं उसके लिए समान कुर्सियों का त्याग कर रहे हैं। बच्चों, जरूरी आवश्यक नहीं है कि सीमांत अवसर लागत हर समय स्थिर हो। यह उत्पादन की दशाओं पर निर्भर करता है। यह स्थिर तब होगी जब उत्पादन समता नियम लागू हो रहा होगा। अगर उत्पादन ह्रास नियम लागू हो रहा होगा, अगर हम यहाँ पे उत्पादन ह्रास नियम के संबंध में देखें तो टेबल और चेयर,
ठीक है। अब माना कि उत्पादन ह्रास नियम लागू हो रहा है, तो उस समय हमारा जो हमारा उत्पादन संभावना वक्र है वो इस तरह का बनेगा। इस तरह का बनने का मतलब है, देखिए ये जो चेंज आया है ये क्या है, डेल्टा वाई आया है, डेल्टा वाई, और ये क्या है, डेल्टा एक्स। अगर हम इस बिंदु पे जाते हैं तो देखिए हम इस बिंदु से पहले ये देखिए पहले ए बिंदु से बी पर गए, बी से सी पर गए, सी से डी पर जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या चेंज आ रहा है, यहां पे डेल्टा वाई कितना है, छोटा सा अंश है, और डेल्टा एक्स इतना ज्यादा है। अब हम यहां पे उत्पादन कर रहे थे, मतलब इस बिंदु पर। अब हम जब इस बिंदु पर आए यहां पे x1 और ये x2 और ये x3, ठीक है। अब x1 x2 x3, ठीक है, और इसी तरह इससे संबंधित y1 y2 और y3 और y4, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इस बी बिंदु पर कम है, और यहां पर क्या है, इतनी मात्रा के लिए एक्स की जब हम आए सी बिंदु पर, अब हम सी बिंदु पे आते हैं तो कितनी मात्रा का वाई का त्याग किया, ये डेल्टा वाई एक्स की कितनी मात्रा बढ़ी, देखिए एक्स की कम मात्रा बढ़ी और वाई की ज्यादा मात्रा का त्याग किया। इसका मतलब जब हम हमारा जो उत्पादन ह्रास नियम लागू हो रहा होगा तब हमारा उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु के कॉनकेव बनेगा, कॉनकेव यानी नतोदार बनेगा। इस समय सीमांत अवसर लागत बढ़ती हुई होती है। इसके विपरीत सीमांत अवसर लागत को ज्ञात करने के लिए एक दूसरा तरीका है, हम जिस भी बिंदु पर सीमांत अवसर लागत ज्ञात करने पर उस पर हम स्पर्श रेखा डालें। अगर सी बिंदु पे ज्ञात करनी है तो सी पर स्पर्श रेखा डालें, और डी बिंदु पे ज्ञात करनी है डी बिंदु पर स्पर्श रेखा डालें। तो देखेंगे कि इनका ढाल जो है बढ़ता जा रहा है। इनका ढाल बढ़ता जाने का मतलब है सीमांत अवसर लागत बढ़ती जा रही है, ठीक है। ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है जब उत्पादन ह्रास नियम लागू हो दोनों वस्तुओं के उत्पादन में। इसमें ऐसा कब बनता है उत्पादन संभावना वक्र या अवसर लागत स्थिर कब होती है, अवसर लागत स्थिर तब होती है जब उत्पादन समता नियम लागू हो। अब जब उत्पादन वृद्धि नियम लागू होता है तो उत्पादन संभावना वक्र का स्वरूप क्या होगा, सीमांत अवसर लागत क्या होगी, घटती हुई होगी, ठीक है। ये चेयर और ये टेबल, ठीक है। ऐसी स्थिति में डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स का जो उत्तरोत्तर हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो ये ढाल जो है घटता जाएगा, मतलब इसका मान कम आता जाएगा। जैसे यहाँ पे 2 2 2 है, स्थिर है, यहाँ पे क्या आएगा, पहले 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, यहाँ पे सीमांत अवसर लागत बढ़ती जाएगी। इसमें क्या होगा, पहले 2 आएगा, फिर 1.75 आएगा, इसमें सीमांत अवसर लागत घटती जाएगी। ये उत्पादन वृद्धि नियम के समय होगा। उत्पादन वृद्धि नियम की स्थिति में सीमांत अवसर लागत क्या होगी, घटती जाएगी। उत्पादन वृद्धि नियम डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स क्या होगी, घटती जाएगी, ठीक है। ये दर हर समय कम होती जाएगी, ठीक है। यानी जब सीमांत अवसर लागत घटती है तो जो हमारा उत्पादन संभावना वक्र है वो मूल बिंदु की ओर उन्नतोदार होता है, यानी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है जीरो के। जब हमारा सीमांत अवसर लागत स्थिर होती है, सीमांत अवसर लागत जब स्थिर होती है, इस स्थिति में जो हमने आपको समझाने के लिए पहला सरल उदाहरण देखा था, इस समय क्या है, उत्पादन समता नियम लागू है। कौन सा नियम लागू है, उत्पादन समता नियम। ऐसी स्थिति में हमारा जो सीमांत अवसर लागत है वो स्थिर होगी, यानी 2 2 2, हर पॉइंट पे 2 2 2 होगी। इस स्थिति में सीमांत अवसर लागत या रूपांतरण की दर बढ़ती जाएगी, ठीक है। इस समय उत्पादन ह्रास नियम लागू है, उत्पादन ह्रास नियम, ठीक है, समझ गए। हालांकि ये
अभी आपको उत्पादन संभावना वक्र का जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा उसमें इस टॉपिक को और अच्छी तरह क्लियर किया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप समझ गए उत्पादन संभावना वक्र की सहायता से अवसर लागत क्या है। एक्स वस्तु के उत्पादन प्राप्त करने के लिए, उसका लाभ उठाने के लिए वाई वस्तु का जो त्याग किया जाता है वो तो हो गई अवसर लागत। अब सीमांत अवसर लागत क्या है? एक्स वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के लिए वाई वस्तु की जितनी मात्राओं का त्याग किया गया। देखिए, एक्स वस्तु की एक इकाई में वृद्धि करने पर, एक इकाई में वृद्धि करने पर वाई वस्तु का जो त्याग किया गया है उसे सीमांत अवसर लागत कहते हैं। यानी इसलिए हमने यहां लिखा है त्याग, लॉस अपॉन गेन। ठीक है, ये सीमांत अवसर लागत है। सीमांत अवसर लागत बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण इसलिए चूंकि ये सीमांत अवसर लागत या रूपांतरण की सीमांत दर भी कहते हैं, क्योंकि रूपांतरण की सीमांत दर इसलिए कहते हैं क्योंकि उत्पादन संभावना वक्र का दूसरा नाम है रूपांतरण वक्र। तो रूपांतरण वक्र का ढाल ही सीमांत अवसर लागत या रूपांतरण की सीमांत दर कहलाता है। ठीक है, इनका ढाल, इसमें ढाल क्या है? स्थिर। अगर इस पे कोई स्पर्श रेखा डालेंगे तो वही इस पे पूरा ओवरलैप हो जाएगी। इस पे क्या है? ढाल क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। देखिए, इसलिए रूपांतरण यानी कि सीमांत अवसर लागत बढ़ती जा रही है। इस पे अगर स्पर्श रेखा डालेंगे इन बिंदुओं पर तो देखिए ढाल क्या हो रहा है? घटता जा रहा है। ढाल क्या हो रहा है? घट रहा है। देखिए, ढाल मतलब tan थीटा का मान, tan थीटा का मान, जो भी ये कोण बनेगा, अगर इसको बढ़ाएं तो एक्स एक्स का जो कोण बनेगा, इसको यहां से बढ़ाएं तो ये कोण जो बनेगा, ये हम जानते हैं tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ये किसी भी ग्राफ का ढाल कहलाता है। किसी भी कर्व का ढाल हम कैसे ज्ञात करते हैं? उस कर्व पर स्पर्श रेखा डालकर। तो इसलिए यहां पे क्या हो रहा है? सीमांत अवसर लागत स्थिर है, सीमांत अवसर लागत बढ़ रही है जब हमारा रूपांतरण वक्र क्या हो रहा है? मूल बिंदु को नतोदार यानी कॉनकेव टू द ओरिजिन है। देखो यहाँ पे गुफा सा बना रहा है, कॉनकेव टू द ओरिजिन है। यहाँ कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है, मूल बिंदु को उन्नतोदार है। ठीक है, ये नतोदार है, ये उन्नतोदार है। यहाँ उत्पादन वृद्धि नियम लागू की कंडीशन में मूल बिंदु की ओर ये जो वक्र है वो उन्नतोदार होता है। जब उत्पादन समता नियम लागू होता है तब ये जो हमारा रूपांतरण वक्र है बिल्कुल सीधी रेखा के रूप में होता है। और सीमांत अवसर लागत भी क्या होती है? सीमांत अवसर लागत भी स्थिर होती है। जैसे हमने देखा हर एक पॉइंट पे 2 है। जब हमारा उत्पादन ह्रास नियम लागू होता है, उत्पादन ह्रास नियम, तो उस समय हमारी सीमांत अवसर लागत क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। इसका ढाल क्या होता है? बढ़ता जाता है। ऐसा क्यों होता है? इस समय उत्पादन ह्रास नियम लागू होता है। बच्चों, इन तीनों नियमों में से व्यवहार में कौन सा नियम लागू होता है? एक्चुअल रियल वर्ल्ड में कौन सा नियम लागू होता है? ना तो उत्पादन वृद्धि नियम लागू होता है, ना तो उत्पादन समता नियम लागू होता है। व्यवहारिक व्यवसाय में उत्पादन ह्रास नियम लागू होता है। इसलिए आपके जो कोर्स में जो अभी हम आगे पढ़ेंगे उत्पादन संभावना वक्र, वो इसी तरह का दर्शाया गया है, यानी मूल बिंदु की ओर नतोदार दर्शाया गया है। तो बच्चों समझ गए? आपको सुविधा के लिए यहाँ पे इसका और हमने सुविधा के लिए क्या लिया था? सर्वप्रथम उत्पादन समता नियम की कंडीशन ली थी ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए अवसर लागत का कॉन्सेप्ट और सीमांत अवसर लागत का कॉन्सेप्ट। और अगर मैं क्लास में होता, मतलब हमारे रेगुलर क्लास चल रही होती, तो मैं आपको इसके बाद डायरेक्ट उत्पादन संभावना वक्र पर आ जाता। लेकिन हमारे पास समय बहुत है, क्लास के लिमिटेशन का बाउंडेशन नहीं है। यहाँ पर जो है समय बहुत है लॉकडाउन के कारण, इसलिए आप कुछ चीजें एक्स्ट्रा भी पढ़ सकते हैं ताकि आपको ज्यादा समझ आए। ठीक है, क्या देखा आपने? अवसर लागत क्या है? किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए, जैसे हमने टेबल का उत्पादन किया तो कितनी चेयरों का त्याग किया। उत्पादन के लिमिटेड रिसोर्सेस होने पर हमारे पास केवल 10 घंटे है और 10 घंटे हम 2 चीज बना सकते हैं। तो टेबल के बनाने में, एक टेबल के बनाने 2 घंटे लग रहे हैं और एक चेयर के बनाने में 1 घंटा लग रहा है। तो हम 10 घंटे में कितनी चेयर बनाएंगे? 10। और टेबल कितनी बनाएंगे? 5। अगर हम सारा संसाधन अपनी यानी 10 आवर्स इस पे लगा देते हैं टेबल के उत्पादन में, तो हमें 10 कुर्सियों का त्याग करना पड़ेगा। यही अवसर लागत का कॉन्सेप्ट है। अब सीमांत अवसर लागत क्या है? एक्स
यानी किसी एक्स या वाई वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का लाभ उठाने के लिए एक्स वस्तु का कितना त्याग किया गया, या फिर एक्स वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई बढ़ाने के लिए वाई का कितना त्याग किया गया, सीमांत अवसर लागत कहलाती है। ठीक है बच्चों। अब यहां पे आप भ्रमित होंगे, यहां पे भ्रमित क्या, यहां पे मैं रिसोर्सेज के रूप में यहां पे 10 घंटे रखा हूं, यहां मैं रुपए भी रख सकता था बच्चों, यहां मैं खाद भी रख सकता था, यहां बीज भी रख सकता था, यहां मैं दूध भी रख सकता, दूध से यहां पे मिठाई बना रहा था, यहां पे मिल्क केक बना देता, कुछ भी रख सकता था। मैंने उदाहरण इस कॉन्सेप्ट के सरलीकरण के लिए एक रिसोर्स रखा है, और रिसोर्स समय रखा है। क्या रखा है, यहां पे मैंने 10 घंटे रिसोर्स के रूप में, संसाधन के रूप में समय को रखा है। तो समझ गए आप, कम से कम अवसर लागत की तो अवधारणा अब मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। भले ही रूपांतरण यानी उत्पादन संभावना वक्र की अवधारणा ना समझे हो, ठीक है, लेकिन अवसर लागत की अवधारणा आप जरूर समझ गए होंगे, ऐसी उम्मीद है। और सीमांत अवसर लागत की अवधारणा समझ गए होंगे। क्या, एक्स वस्तु की एक इकाई में वृद्धि करने पर वाई वस्तु का कितना त्याग किया जाता है, या वाई वस्तु की एक इकाई में वृद्धि करने का लाभ उठाने के लिए एक्स वस्तु का जो त्याग किया जाता है उसके आनुपातिक संबंधों, उसके फ्रैक्शन को क्या कहते हैं, सीमांत अवसर लागत कहते हैं। ठीक है, सीमांत अवसर लागत की वजह से उत्पादन संभावना वक्र का स्वरूप निश्चित होता है। अगर ये घटती हुई हो तो जो हमारा रूपांतरण वक्र है, जो हमारा जो उत्पादन संभावना वक्र है, कैसा बनेगा, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन बनेगा, यानी मूल बिंदु की ओर उन्नतोदार बनेगा। अगर हमारी सीमांत अवसर लागत स्थिर है, यानी इसका मान जैसे यहाँ पे स्थिर है 2222 ही आ रहा है, तो हमारा जो रूपांतर उत्पादन संभावना वक्र है वो स्ट्रेट लाइन के रूप में बनेगा। और यदि हमारी सीमांत अवसर लागत बढ़ती जा रही है, यानी कि इस रूपांतरण की सीमांत दर बढ़ती हुई हो, यानी इसका ढाल यहाँ पे इसका मान 2 आए, यहाँ पे 3 आए, यहाँ पे 4 आए, या यहाँ पे 0.5 आए, यहाँ पे 0.75 आए, यहाँ पे 0.8 आए, तो यानी जब इसकी रूपांतरण की सीमांत दर बढ़ती हुई होती है, यानी सीमांत अवसर लागत बढ़ती हुई होती है, तो हमारा जो उत्पादन संभावना वक्र है मूल बिंदु की ओर नतोदार होता है। नतोदार का मतलब गुफा की तरह होता है, मूल अक्ष की तरफ, जिसे एक्स वो कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। ठीक है बच्चों, मेरे ख्याल से आप अवसर लागत की अवधारणा पार्ट 1 और पार्ट 2 के माध्यम से आप समझ गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल हम पढ़ेंगे उत्पादन संभावना वक्र।